बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर्रहमान शफीक। नाज़रीन किराम, जिस तरह कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम बातचीत में हमारी कोशिश होती है कि मुआशरे में बसने वाले हर एक इंसान को उसके ज़ाती किरदार से वाकिफ़ करवा सकें और उसको बता सकें कि मुआशरे के हवाले से उस पर क्या ज़िम्मेदारी आयद हो सकती है, ताकि मुआशरे की इस्लाह में, मुआशरे की तामीर में एक फ़र्द अपना बुनियादी किरदार अदा कर सके। क्योंकि फ़र्द की इस्लाह होगी तो मुआशरे की इस्लाह होगी, अगर फ़र्द बदलेगा तो मुआशरा बदलेगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी और आज के हमारे प्रोग्राम के जो हार्ड कोर टॉपिक्स हैं, गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसमें से जो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और जिसकी बुनियाद पे सोशल मीडिया पे हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो है हज सब्सिडी के हवाले से कि हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि पहले जो लोगों को आज़मीन हज को, आज़मीन उम्रा को ख़ास तौर पे सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी जाती थी, अब वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है और अब जो हज के अखराजात हैं वो तकरीबन पहले से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जो आम मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो गए हैं। दूसरा हमारा टॉपिक इसी हवाले से है कि हुकूमत ने एक अपनी नई वीज़ा पॉलिसी का इजरा किया है जिसमें सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे ख़ास तौर पर मजहबी हलकों के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद नजर आ रही है और वो हुकूमत को आड़े हाथों ले हुए हैं। और आखिर में हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एक सऊदी शहरी की, एक नौजवान की, फैसल, जिसने 3D के जरिए से एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिससे बैठ के पूरी दुनिया के मुसलमान उससे मुस्तफीज हो सकते हैं। और उसके हवाले से जो दिलचस्प रिपोर्ट है वो हमने अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, आप अपने कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नाज़रीन किराम, हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और इस हवाले से बात करते हैं कि हुकूमत ने हज सब्सिडी के हवाले से जो पहले दी जाती थी अब वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। और इस तरह हमें हुकूमती वज़रा के कुछ ट्वीट्स भी हमारे सामने आए हैं, कुछ राय भी उनके सामने आई है और उनका ये कहना है कि हज तो है वो तो साहिब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है, अगर हुकूमत सब्सिडी देगी तो वो तो उसके ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है, तो हज के बुनियादी फ़लसफ़े के ही मुखालिफ चीज़ है। तो सब्सिडी क्या होती है और ये किस तरह से हुकूमत किसी भी इदारे को या लोगों को किस तरह से सब्सिडाइज करती है, किस तरह से उनको वो हुकूमत अपनी जो सब्सिडी है वो देती है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से मारूफ मजहबी स्कॉलर मियाँ अतीकुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत नवाजिश आपने हमें वक्त दिया। जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि सब्सिडी के हवाले से जो हुकूमत कह रही है कि ये सब्सिडी जो हम दे रहे हैं गोया कि हम लोगों के जो हज के पैसे उसके अंदर हुकूमत तावन कर रही है, तो बुनियादी तौर पर सब्सिडी होती क्या है और वो किस तरह से सब्सिडाइज किया जाता है किसी भी चीज़ को? जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अहम जो है वो मौजू पर जो है वो नाज़रीन की रहनुमाई के लिए ये बंदोबस्त किया है। नवाजिश। तो जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, सब्सिडी वो मुआशी फायदा होता है जो हुकूमत जो है वो इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूट को या किसी जो है इंडस्ट्री को जो है वो प्रोवाइड करती है। और ये सब्सिडी कई तरह से यानी होती है, 5 तरह से जो है इसे वो तकसीम करते हैं कि एक तो होती है कैश, यानी जो है वो कैश जो है वो हुकूमत देती है, और दूसरा होता है कि अजम्पशन ऑफ रिस्क, यानी जो लोन के ऊपर गारंटी वगैरह की सूरत में ये हुकूमत प्रोवाइड करती है। फिर इसी तरह हुकूमत जो है वो फ्री मार्केट में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के जरिए जो है वो सब्सिडी जो है वो देती है। इसी तरह फिर स्टॉक पर जो है वो सब्सिडी होती है, और एक होती है टैक्स कंसेशन की सूरत में। तो हुकूमतें जो है वो इस मद में जो है वो फैसिलिटेट कर रही होती हैं अपनी आवाम को। और जहां तक ये बात की आपने हज के हवाले से, तो हज के हवाले से पहले भी कोई ऐसा यानी कैश जो है वो नहीं हुआ करता था, बल्कि वो होता असल में यूं था कि जो हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमत के जो बंदे हुआ करते थे, यानी मिनिस्ट्री के जो लोग हुआ करते थे, या जो उनके अखराजात और पॉलिसी बनाने के हवाले से वो सारी सर्विसेज जो है वो हुकूमत दिया करती थी। तो उसको वो उसे ऐसे कहने कि अगर उसे कैश में वैल्यूएट करें तो जाहिर है कि वो अब एक तरफ तो वो तनख्वाह ले रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो
हज के अखराजात में उसे हुकूमत ऐसे जो है वो कर रही है या कर रही होती है कि जैसे जो है ये हम प्राइवेट सारा कुछ हायर करके सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो अवाम के टैक्स से पैसे से उन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं, दूसरी तरफ से हज के अखराजात में वो सारे अखराजात डाल के तो कहा जाता है जी कि ये हम इतना सब्सिडाइज कर रहे हैं इस हज को, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। और जहां तक इस बार ये हज का सब्सिडी के हवाले से ताल्लुक है, ये ऐसे ही है कि जैसे एक चीज जो है वो एक चीज बेचता है बंदा, वो 1000 रुपए और खुद ही उसकी कीमत बढ़ा के वो कहते जी 2000 रुपए में बेचूंगा मैं। तो ये गोया कि हज इस बार हुकूमत जो है वो बेच रही है और इसे कमाई का जरिया बना रही है। और ये देखें कि पिछले सालों के अंदर जो हज हुआ करता था, उस वक्त यानी आमतौर पर हुकूमतों की ये पॉलिसी होती थी कि हज से कमाना हमने कुछ नहीं है, बल्कि हज के जितने भी हमें प्राइवेट सेक्टर से या इससे जितने भी हमें आमदन होगी वो सारी की सारी हमने हज के ऊपर खर्च कर देनी है। लेकिन इस हुकूमत ने जो है ये किया है कि अब इसको हज को आमदनी का जरिया बना लिया है, यानी इससे वो बहुत ज्यादा आमदन जो है वो करेगी। और पिछले साल में तकरीबन 4 लाख के करीब मिनिमम जो है वो अखराजात थे प्राइवेट सेक्टर के, यानी वो हज जो बिल्कुल सारे का सारा बंदा खुद अफोर्ड करके करता था, अब जो है वो सरकारी हज जो है वो 5 लाख से ऊपर जा रहा है, यानी 4,55,56 हजार के करीब। तो ये फिर कुर्बानी के खर्चा और फिर जो है वो कुछ अपनी जेब में रख रहे 5,20,000 के लगभग जो है ना वो सारे अखराजात पहुंच गए। अच्छा मियां साहब, यानी ये सब्सिडी जो है इसमें हुकूमत की तरफ से हुकूमत कोई अपने जाती पैसों में से कोई पैसे नहीं दे रही, ना ही किसी आजिम के हज के अंदर यह है कि कोई कटौती करके हुकूमत अपने टैक्सेस के पैसों से भर रही है, बल्कि हुकूमत यानी कि जो बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि हुकूमत ने पिछली हुकूमतें ये करती रही हैं कि हज की जो आमदन होती थी वो कहते थे कुछ आमदन से हम हुकूमत कुछ नहीं कमाएगी या हुकूमत अपने जो उसका माल बैतुल माल उसमें खर्च नहीं करेगी, बल्कि वही पैसे उन्हीं लोगों को सर्फ किए जाएंगे, गोया कि हुज्जाज की खिदमत की जाएगी। हाँ जी, और असल में दूसरा ये होता था ना कि अब भी ये करेंगे कि जब ये दरखास्तें लेते हैं उस वक्त सारे हाजियों से पैसे ले लेते हैं। सही। अब वो जो पैसे होते हैं वो खरब से भी ज्यादा होते हैं, यानी 100 अरब से भी ज्यादा वो रकम बनती है, वो सारी की सारी बैंक में पड़ी होती है। और फिर ये मिनिस्ट्री जो है मजहबी अमूर की, ये उससे जो सूद आता है ये सारा वो सूद यानी कि खाती है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, तो दूसरा जो खरबों रुपया आना है हज की वो फीस की मद में एकदम से, तो वो रख के उसमें बैंक में तो वो सूद लेंगे, तो वो तो सूद लेके ये खा रहे हैं और अब भी खाएंगे। लेकिन सब्सिडी देने के हवाले से ये कह रहे हैं कि हम वो नहीं देंगे, हालांकि सब्सिडी कैश की सूरत में तो कभी नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंसेशन की सूरत में होती है, या वो सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं वो उसे जो है वो अलग से उसके अखराजात वो नहीं डाले जाते, वैसी जो वो हुकूमत जो है वो जो तनख्वाह होती है उसी में वो सारा कुछ कर लेती है। तो ये तो एक तरह से, और फिर दूसरा देखें कि एक तरफ तो हुकूमत ये कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो 125 अरब की फर्टिलाइजर और ये टेक्सटाइल को जो है इसने सब्सिडी दी है 125 अरब की। 125 एक तरफ तो जहां से खरबों रुपए आने हैं वहां पर जो है इसने सब्सिडी वो कह रही है कि मैं नहीं दूंगी, दूसरी तरफ जो है वो 125 अरब की, यानी वो जो बड़े बड़े मुआशरे के जो अमीर कबीर लोग हैं, खरबपति हैं, पहले ही उनके पास दौलत के अंबार हैं, तो उनको जो है वो 125 अरब की सब्सिडी दे रही है। और वो सारे 125 अरब पहले वो अवाम से जो है वो वसूल भी कर चुके हैं, रिसीव भी कर चुके हैं, वो 50 की सूरत में इन्होंने मुआफ किए हैं। और ये असद उमर साहब जो वजीर खजाना है, ये जहां पहले वो एग्रो के अंदर जो है वो काम किया करते थे, जहां के ये सीईओ थे, उसको 16 अरब की सब्सिडी दे चुके हैं ये, और हज के ऊपर तो सिर्फ 9 अरब की बनती है। तो ये हुकूमत के जो ये मामला है ना, ये बहुत ही मायूस कुन और मुसलमानों के हवाले से बहुत ही जो है वो अफसोसनाक सूरत जो है वो। अच्छा मियां साहब, मुझे बताइएगा कि क्या जब पहले हुकूमतें सब्सिडी दिया करती थी तो क्या सब्सिडी देने की वजह से उनको कोई खसारा उठाना पड़ता था और जो हुकूमत का बैतुल माल है उसमें से पैसे जमा करवाने पड़ते थे, या फिर भी कुछ ना कुछ मुनाफा रहता था? खसारा नहीं उठाना पड़ता था, होता नहीं ये था। पिछली हुकूमतों में लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जो है ना, जब वजीर आजम के सामने ये समरी पेश हुई ना अखराजात की, तो उन्होंने कहा जी कि हम बढ़ाएंगे नहीं, कोशिश करें कि हम जो है अपने अखराजात कम कर लें, सऊदीया से बात करके अखराजात कम कर लें। तो फिर वो उस वक्त मजहबी अमूर की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे अब्दुल करीम साहब, उन्होंने जाती दिलचस्पी लेके वो सऊदीया में गए थे, तो वहां वो 18 वो जो 34 या 3500 रियाल की रहायशें थी वो निस्फ में करवाई थी, यानी कि वहां से कंसेशन करवाई थी हुकूमत ने खुद एफर्ट करके।
तो वो भी बचत हो गई। इस तरह करके हुकूमत को खुद से जो है वो कुछ कोई नहीं देना पड़ा। अब ये इस हुकूमत को हज के अंदर कोई इस हवाले से दिलचस्पी नहीं है कि वो अवाम को रिलीफ दे, तो इसने इस हवाले से भी तगोदोनी थी कि हम सऊदिया से बात करके ही, जिस तरह पिछले साल जो है हमने हर हाजी को 1800 रियाल जो है वो रिलीफ दिलवाया था, हम इस बार दिलवाने, तो वो भी नहीं दिलवाया इन्होंने। यानी ये सिंसियर नहीं है इस हवाले से कि ये अवाम को कोई रिलीफ दे, हज के हवाले से हाजियों को कोई रिलीफ दे। ऐसा नहीं, अगर ये करें तो जरूर ये वफद भेजिए, वहां वफद भेज के वहां सऊदिया से सारा कुछ करवा सकते हैं जैसे पिछले सालों में हुआ है। और हुकूमत ने उस वक्त भी कुछ अपनी तरफ से नहीं दिया था, बल्कि वो कुछ उनसे कंसेशन करवा ली थी, और कुछ हमारे जो है वो सर्विस चार्जेस जो है वो उन्होंने वो उसी तनख्वाह के ऊपर, यानी जो हुकूमत पहले तनख्वाह करती है वो उसी में उन्होंने डाल दिए थे। और ये उसे सब्सिडी कहकर और वो ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे पहले सारे आज फ्री होते थे और हम जो है वो पैसों के साथ वो कर रहे हैं। ये हज को रोकने वाली एक कोशिश है जो बहुत ही अफसोसनाक, और उसकी मजम्मत करनी चाहिए जितनी हो सके। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब हमारा साथ देने के लिए, बहुत नवाजी, सलामत रहिए। जी नाज़रीन किराम, आपने जैसे कि मियाँ साहब ने बहुत ही वाज़ेह तौर पे बात की कि ये सब्सिडी कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है कि जिसमें हुकूमत फ़ी हाजी के हिसाब से कोई हुकूमत अपने पास से पैसे डाल रही हैं या टैक्स के जो दूसरे लोगों के पैसे हैं वो उसमें डाले जा रहे हैं। सब्सिडी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, और जो हज के ऊपर ख़ास तौर पर सब्सिडी दी जाती है वो इस हवाले से होती थी कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करती थी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हज है वो ये कोशिश करती थी कि जितने पैसे हमें हज से इकट्ठे हो रहे हैं उससे मिनिस्ट्री कुछ कमाए ना, बस वही पैसे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाजियों की खिदमत के ऊपर लगा दिया जाए। तो फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है, और जो दीगर हुकूमती वज़रा और जो दीगर लोग जो हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, वो ज़रा इस बात को समझे कि इसके अंदर कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है कि जो हुकूमत अपने जेब से पैसे निकाल के दे रही है। ये तो हाजियों की खिदमत है। एक तरफ आपके इतने बुलंद नारे हैं, आप कहते हैं कि हम इस रियासत को मदीना की रियासत बनाएंगे, और दूसरी तरफ आप इस तरह के काम कर रहे हैं। आप हज को एक कमाने का जरिया बना रहे हैं, और आप हज के जरिए से अभी जो आपने कीमतें तय की हैं, जैसे कि मियां साहब ने भी जिक्र किया कि 4 लाख के करीब वो हो रही हैं। पिछले साल जिन लोगों ने प्राइवेट हज किया था और अच्छा खासा हज किया था, जिसके अंदर जिसे हम 3 स्टार या 4 स्टार हज कहते हैं, उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे, और आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन किराम, ये इस हवाले से बात चल रही थी, तो मैं बात ये कर रहा था कि हज के हवाले से मुख्तलिफ ठेके दिए जाते हैं। अगर हम बात करें, ये टैक्स की पैसों की बात कर रहे हैं, तो टैक्स के ज़िमन के अंदर पे वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ वो लोग जिनसे इनको अपने कोई ज़ाती मफादात होते हैं, तो उन लोगों को स्पेशल VIP हज करवाया जाता है, और वो भी हुकूमत अपने टैक्स के पैसों से करवाती है। फिर इस तरह अगर हुकूमत सब्सिडी की बात करती है, तो हुकूमत ने बहुत से लोगों को सब्सिडी दी है, बहुत से इदारों को सब्सिडी दी है। आप क्या बात करते हैं? आप किन शाह खर्चियों की बात करते हैं? आप अपनी शाह खर्चियां भूल गए? आपको हज के ऊपर जो आपने हाजियों से पैसे कमाने हैं, आपको वो उनके ऊपर सर्फ करते हुए तकलीफ हो रही है। और दूसरी जानिब आप जब टैक्स के पैसे की बात करते हैं, तो टैक्स के पैसे के ऊपर आप अपने प्रोटोकॉल्स को देखें, आप अपने वजीर आला के प्रोटोकॉल को देखें। और इमरान खान साहब, आपने ये कहा था कि हम सादगी को अपनाएंगे, हम इस बात के ऊपर बात नहीं करते कि आपको हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने ज़रूरत समझी तो आपने हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया। हमने कहा ठीक है, ज़रूरत है, इस्तेमाल होना चाहिए। जहां हद तक बात है सिक्योरिटी की, वहां पर पैसे जहां पर ज़रूरत है वहां पर खर्चे होने चाहिए। लेकिन यह आपकी ज़्यादती है कि आप अब हज को एक कमाई का जरिया बना रहे हैं, और ऊपर से जो आपके वज़रा हैं और ख़ासतौर पर जो मजहबी वज़ीर हैं, उनका ऊपर से यह बयान कि हम क्या लोगों को हज मुफ्त करवा दें। जनाब पहले भी कोई हज मुफ्त नहीं करवा रहा था। तो इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान से मारूफ स्कॉलर जनाब हिशाम ज़हीर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हिशाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत नवाज़ शाम साहब, आपने अपना वक्त दिया। हम हुकूमती पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं, हज के ऊपर जो सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है उस हवाले से बात कर रहे हैं। पहले मियाँ अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि ये सब्सिडी कोई ऐसी नहीं है कि जो हुकूमत अपनी जेब से दे, बल्कि पहले सब्सिडी ये हुआ करती थी कि हुकूमत जो हज से पैसे इकट्ठे होते थे वो हाजियों के ऊपर सर्फ करके उनकी खिदमत किया करती थी। तो क्या ये सब्सिडी जो का मामला है, क्या ये इस्तिताअत के अंदर आता है कि जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये तो हज के फ़लसफ़े के ही मुखालिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात पता क्या है, ये जो लॉजिक्स और मंतक और फलसफे पेश किए जा रहे हैं, ये इनके अंदर आपस में तजाद है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर जो मसाजिद वफाक के अंडर हैं, आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी एक बंदे ने ये इतराज किया दुनिया में, पाकिस्तान में आज 70 साल से, कि ये जो फैसल मस्जिद है या फला इस्लामिक सेंटर है या फला मस्जिद है बादशाही मस्जिद, इसमें नमाज नहीं हो सकती,
इसके इमाम की तनख्वाह अवाम के टैक्स से जा रही है, सूद से जा रही है, ये मसाजिद अवाम के टैक्स से रिन्यू हो रही है, यहाँ पे नमाज नहीं होती। सिर्फ हज जैसे फरीदे के ऊपर ये लॉजिक और मंतक पेश की जा रही है जी हाजियों का हज बड़ा प्योर और साफ शफाफ होगा, ये सूद के और अवामी टैक्स के पैसों के बगैर होगा। आप मुझे बतलाएं कि क्या सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके उसातिज़ा की तनख्वाहें अवाम के पैसे अवाम के टैक्स के जरिए नहीं जा रही, वो सारे क्या हराम तनख्वाहें ले रहे हैं? क्या जितने भी सेहत के हॉस्पिटल है क्या सब डॉक्टर हराम की तनख्वाहें ले रहे हैं? इतनी इतनी महंगी और भारी तनख्वाहों के ऊपर हज करना हलाल है, लेकिन सब्सिडी के ऊपर हज करना हराम है। ये क्या लॉजिक है? ये क्या मंतक है? ये अजीबोगरीब फलसफा पेश किया जा रहा है मुआशरे के अंदर। और दुख की बात ये है कि इसकी हमायत करने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बतलाऊं कि ये हज एक ऐसा अमल था, इसके ऊपर तो सब्सिडी जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर है। जो हुकूमतें होती हैं वो अवाम के अंदर इस्तिताअत पैदा करने के लिए होती हैं, ना कि इस्तिताअत छीनने के लिए। हम इस बात को एग्री करते हैं, हम इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई हज साहिब इस्तिताअत और साहिब माल के ऊपर फर्ज है, लेकिन उसका निसाब कम करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत अगर सब्सिडी देती है, और मैं आपको एक बात बरमला तौर पे कहना चाहता हूं कि 90% से ज्यादा लोग सरकारी जो हज करते हैं ना, वो ऐसा तबका होता है जो सारी जिंदगी जमा पूंजी इकट्ठी करता है और इतने पैसे जमा कर लेता है, और हुकूमत उसको सब्सिडाइज करती थी। उनकी इस्तिताअत में कुछ कमी आ जाती थी, वो साहिब इस्तिताअत हो जाते थे कम पैसों से। हुकूमत ने यह अजीब लॉजिक पेश किया कि साहिब इस्तिताअत के ऊपर फर्ज है तो उनके ऊपर सब्सिडी खत्म कर दें। इससे 90% तबका, ये जो बात लोग समझ रहे हैं ना, मैं आपको बात बताता हूँ, जितना मुतमव्वल तबका है या सुपर मिडिल क्लास समझ लें या आला मिडिल क्लास से ऊपर जितना भी तबका है, वो सारे का सारा उनमें से शायद ही कोई बंदा सरकारी हज करता हो। आपको पता है सरकारी हज के अंदर कितने मसाइल होते हैं, 40 दिन का पैकेज होता है, सहूलतों का फुकदान होता है। लोग अगरचे इसके अंदर बेहतरी आ रही है, हमें वो बातें अप्रिशिएट करनी चाहिए, लेकिन आप ये हज इस लॉजिक के ऊपर महंगा कर रहे हैं। लॉजिक फवाद साहब ने जो पेश की है, मुफ्ती फवाद साहब, मैं तो कहूंगा मुफ्ती फवाद अपनजेलमी साहब, उन्होंने ये लॉजिक पेश किया, ये साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है। और जनाब ये पाक साफ हो गया, इसमें सूद का पैसा नहीं, टैक्स का पैसा नहीं। सूद और टैक्स के पैसे से मसाजिद के इमामों की तनख्वाहें वफाक की चल सकती हैं, निज़ारात चल सकते हैं, जितने इदारे हैं सेहत के, स्कूल के, तालीम के, हर चीज अवाम के टैक्स से चल रही है। आप मुझे एक बात बताएं, सिनेमाज के ऊपर ये सब्सिडी लेना चाहते हैं, इनका बयान ये है कि हम सिनेमाज को सब्सिडाइज करेंगे और हज को हम सब्सिडी नहीं देंगे। अफसोस और दुख की बात यह है कि सिखों की मक्का मदीना का, अव्वल तो ये जुमले पे भी हमें इतराज था, लेकिन सिखों का मक्का मदीना सस्ता कर दिया गया और मुसलमानों का मक्का मदीना महंगा कर दिया गया। हमारी हुकूमत से सिर्फ एक अपील है कि इसको सब्सिडाइज करें ताकि अवाम के अंदर ये सलाहियत पैदा हो। देखिए मुझे एक बात बताएं, इबादतों को आसान करना कि मुश्किल करना? कल को ये इबादत को और मुश्किल कर दें, मसाजिद भी बंद कर दें जो हुकूमत के जेर इंतजाम चल रही है, फैसल मस्जिद बंद कर दें, बादशाही मस्जिद बंद कर दें, अवाम के टैक्स से चल रही है, यहाँ नमाज पढ़ना हराम है। ये अजीब लॉजिक है, ये अजीब मंतक है, ये अजीब फलसफा नया पेश किया जा रहा है और बरबला तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है। जी, बहुत आपने ज़बरदस्त पॉइंट उठाया शामिल साहब कि रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों को साहिब इस्तिताअत बनाए, और रियासत अगर आगे से ऐसी बातें करे तो ये मेरे ख्याल से बहुत काबिल अफसोस अमर है। और आपका क्या ख्याल है कि क्या हुकूमत अगर कोशिश करे तो वो इस पैसों के अंदर कमी नहीं कर सकती? जिस तरह हमें देखने में आया कि PIA जो कि एक हुकूमती इदारा है, तो हज के दिनों में वो फ्लाइट्स जो पहले एक आपको कुछ कीमत के ऊपर मिलती है, हज के दिनों में उसकी कीमत दुगनी तिगनी हो जाती है। अगर हुकूमती मशीनरी, अगर हुकूमती अहदेदारान इसके ऊपर थोड़ा वर्क करें, थोड़ी मेहनत करें, और अगर ये जो रास्ते मदीना के नारे लगाते हैं उसके ऊपर ये मुखलिस हों, हाजियों की खिदमत करने के लिए मुखलिस हों, जो ठेकों की मद के अंदर अपने लोगों को ये बख्शते हैं और लोगों से ठेकों की मद में करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, अगर उसको कम करें तो मेरे ख्याल से ये जो पहले कीमत थी उससे मजीद कम हो सकती थी। ये तो बढ़ा रहे हैं। आपने तो बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है। आपको ये बात याद होगी कि अहमद सईद काज़मी साहब एक वजीर मजहबी अमूर होते थे, आपको सारा वाकया याद होगा। उनके दौर के अंदर ये केस चला था कि ये जो सब्सिडी दी जा रही है ये एक्चुअली सब्सिडी नहीं है, ये प्रॉफिट है गवर्नमेंट का। आपको वो सारा केस याद होगा। और उस दौर के अंदर उनके ऊपर बकायदा मुकदमा चला कि आप ये सब्सिडी नहीं दे रहे बल्कि आपकी ये जेब में जाता है, हुकूमत की जेब में जाता है। हमें तो इसके ऊपर भी तहफुजात हैं कि 4,30,000 रुपए का खर्चा आप बनाएं। बहुत से साथियों ने कैलकुलेट आज किया, सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ कि एक हाजी का मैक्सिमम खर्चा अगर हुकूमत दयानतदारी से ये काम करे और यहाँ पे ऐसा माफिया कमीशन एजेंट ना हो तो 2,60,000 से 70,000 रुपए में एक हाजी
बेहतरीन 40 दिन का हज कर सकता है, बेहतरीन लेवल का। और इसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय उन्होंने इसको महंगा कर दिया। बात वही है कि ये वो किक बैक्स हैं, ये ऑलरेडी या तो पाकिस्तान में इस हवाले से केस ना चलाओ, सारी की सारी सब्सिडी को साबका उस केस के अंदर ये कहा गया था, ये जो वजीर हैं या जो फ्रंटमैन है या जो वजारत हज वाले हैं या जो वहां पे पाकिस्तान हाउस लाने वाले हैं, ये सारा उनकी जेब में जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंगें महंगी शो की हैं, लीज सस्ती हुई थी। तो अगर ये सारे मामला आगे पाकिस्तान में हो चुके हैं तो इसको मजीद सस्ता करना, आप खुद बताएं कि जेंटलमैन अगर कोई बंदा इसको सारे को ऑर्गेनाइज करे, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट इदारे ऐसे मौजूद हैं कि अगर उनको दे दी जाए ये सारे का सारा सिस्टम, वो 2,70,80,000 रुपए में एक हाजी को हज भी कराएंगे और हुकूमत के साथ माकूल प्रॉफिट 20-25-30,000 फी हाजी तय करके अभी ये बिल्ड दे मुआशरे के अंदर। मैं आपको गारंटी देता हूं कई कंपनियां ऐसी होंगी जो 3,20,000 3,30,000 में एक हाजी को 40 दिन का हज कराने के ऊपर तैयार हो जाएगी। जो ये लॉजिक पेश की जा रही थी कि डॉलर महंगा होने की वजह से हज के रेट बढ़े, यानी कि ये लॉजिक भी बिल्कुल इस बेबुनियाद है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। मैं आपको एक बात कहता हूं, डॉलर महंगा होने की बात इसलिए झूठ है कि पिछला हज जब हुआ है वो भी इमरान खान साहब ने भी हलफ उठाना था, 128 रुपए का डॉलर हो चुका हुआ था। सही। अगर उस दौर में 100 रुपए का डॉलर होता फिर बात और थी। सही सही बिल्कुल। डॉलर 128 का पिछले हज में मौजूद था और इतनी उसके अंदर इतनी ज्यादा वो अब उतार चढ़ाव नहीं आया। इनको अपनी जो सारी की सारी आप कहते हैं गुड गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। इसको मेरा मुतालबा यह है कि सब्सिडाइज भी करना चाहिए हज को, और ये लॉजिक दुरुस्त नहीं है कि टैक्स के पैसों से हज सब्सिडाइज नहीं हो सकता। अगर टैक्स और सूद के पैसों से कोई भी चीज हराम है तो मुल्क के सारे इदारे बंद कर दिए जाए। फिर चलो ये बात तो अब सामने आई है ना कि रियासत इकरार का दिया हमारा सारा सिस्टम सूदी है, कम से कम सूद के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दें, सूद के खिलाफ ही कोई कदम उठा लें, या सारे के सारे तलीमी इदारे, सेहत के शोबे, वफाक के जितने इदारे हैं उनको भी बंद करें कि उनके अंदर कौन सा अजर सवाब फिर हो रहा है अवाम के टैक्स और सूद के ऊपर। अच्छा शामिल ज़हीर साहब, मैं ज़रा एक और अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हुकूमत ने पिछले दिनों अपने वीज़ा पॉलिसी के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं। उसमें सियाहत को फ़रोग देने के लिए उन्होंने कहा कि हम बहुत सी कंट्रीज़ को जो है ना ऑन अराइवल वीज़ा देंगे और बहुत सी कंट्रीज़ को उन्होंने शामिल किया। लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ही अजीब किस्म की सामने आई है कि जिसमें यह कहा गया कि ख़ास तौर पर जो बाहर के लोग, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको तबलीग के लिए 45 दिन का वीज़ा दिया जाएगा और वो मशीनरीज जो बाहर की काम कर रही है उनको खुसूसी 1 साल का वीज़ा फराहम किया जाएगा। इसके हवाले से क्या कहेंगे? अब आप खुद बताएं, आप ये किस तरह की पॉलिसी है? यानी जो इस्लाम के खिलाफ तबलीग करने के लिए आना चाहता है उसको 1 साल का वीजा दिया जा रहा है। ये किन लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? हमें तो आज तक वो दुख नहीं भूला कि पाकिस्तानी रियासत का एक फर्द इसराइल में यहूदी होने के नाते उतर गया। आप जब इस तरह की पॉलिसीज देंगे कि सिखों को, कादियानियों को, यहूदियों को फैसिलिटेट करने की आपकी पॉलिसी है और मुसलमानों को आप ये चाहते हैं कि उनकी इबादतों में भी आप डिप्रेस करें और मुसलमानों से इबादतों के भी हक छीन लें। मुसलमानों के लिए वीजा 45 दिन का और गैर मुसलमानों के लिए वीजा 1 साल का। आप ये बताएं, ये तो इसके ऊपर तो इतराज, ये तो बिला तबसरा बात कहनी चाहिए। अब इसके ऊपर अगर कोई बंदा तबसरा करेगा, उसको डिफेंड करने वाले लोग भी मौजूद है। हमारी आंखें खुलनी चाहिए, हमें ये बात देखनी चाहिए। हमने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे लिया है, क्या हम यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी चाहते भी हैं कि नहीं? कुरान और सुन्नत के खिलाफ बिल असम्बलियों में पेश हो रहे हैं, कम उम्र शादी के ऊपर पाबंदी लगाने के बिल पेश हो रहे हैं। क्या ये इस्लामी रियासत, क्या ये मदीना की रियासत है कि मदीना के रियासत के जो वाली हैं वो खुद 9 साल की उम्र में हजरत आयशा से शादी कर रहे हैं जब उनकी उम्र 9 साल है, और ये रियासत मदीना के ठेकेदार 18 साल से कम उम्र शादी के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट लोग हैं उनका ये कहना है कि आप किसी भी दूसरे गैर मजहब के बंदे को आप तबलीग से तो नहीं रोक सकते, अगर आके वो अपनी तबलीग करना चाहते हैं आप उसको लाजवाब करें। तो ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो तबलीग के लिए हमें कोई इतराज नहीं है, आए, लेकिन उनके और मुसलमानों के लिए क्राइटेरिया एक हो, कम अज कम, बल्कि मुसलमानों के लिए होना ज्यादा चाहिए। मुसलमानों को ज्यादा फैसिलिटेट करना इस्लाम से साबित है, लेकिन अगर उनके लिए, मुसलमानों के लिए 45 दिन का, उन तबलीगियों के लिए भी 45 दिन कर दें। अगर उनका अपने 1 साल का करना है, मुसलमानों के लिए भी 1 साल का कर लें, कोई इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं। सही सही।
बहुत शुक्रिया हिशाम ज़हीर साहब हमारा साथ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान से मैं ज्वाइन किया था हिशाम ज़हीर साहब ने, आपने उनकी गुफ्तगू को समाअत किया और उनका भी यही कहना था और सभी पाकिस्तानियों का यही कहना है कि हुकूमत की लॉजिक जो है वो समझ से बालातर है कि वो किस तरह से ये बात कह रही है कि सब्सिडी के ऊपर हम हज नहीं करवा सकते। सब्सिडी की मुख्तलिफ नौइयत है और बल्कि हिशाम ज़हीर साहब का तो यहाँ तक भी कहना था कि अगर हुकूमत इस तरह से सब्सिडाइज कर रही है कि उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा हुकूमत को अपनी तरफ से भी डालना पड़े तो डालना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी हुकूमतें होती हैं जो लोगों को नेकी की काम की तलकीन करती हैं, लोगों को नेकी के काम की तरफ लेकर जाती हैं। तो आपने बुलंदो बाला दावे तो रियासत मदीना के किए थे, लेकिन जो आपकी पॉलिसियाँ हैं उसे हमें नज़र ये आ रहा है कि इस्लामी शायर, इस्लामी इबादतों के ऊपर मज़ीद तंगियाँ हो रही हैं और जो दूसरी जानिब जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ कर रहे हैं। तो खुदारा ज़रा इस तरह भी कुछ आसानियाँ कीजिए। अपने ठेकों के अंदर जो कमीशंस वहाँ पर होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हज के अंदर, उनको ज़रा कम कीजिए। आप PIA के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए कि उनको ये कहें कि वो कौन सा कोई ख़ास पेट्रोल है जो हज के दिनों में आता है और जिसके ज़रिए से हाजियों को वहाँ से उठा के मक्का में लाया जाता है। पेट्रोल वही होता है, हुकूमती इदारा है, हुकूमत ने रेट तय करने हैं। फिर जैसे कि मियाँ साहब ने जिक्र किया कि हज के फार्म जमा करने के लिए खरबों रुपया जमा किया जाता है बैंक के अंदर और उस खरबों रुपया जितनी दिनों तक वो बैंक में रहता है उससे जो इंटरेस्ट की सूरत में प्रॉफिट आता है वो भी हुकूमत कमाती है। फिर और कितने हवाले से हुकूमत कमा रही है। तो आप कम अज़ कम अगर अपने पास से कुछ डाल नहीं सकते तो कम अज़ कम अगर आप इसके ऊपर अच्छी वर्किंग करें, आप अच्छी मैनेजमेंट करें तो आप कम अज़ कम इन अखराजात को कंट्रोल करके गरीब आदमी के लिए इस सफ़र को आसान बना सकते हैं। वो लोग जो देहातों में रहते हैं वो बुजुर्ग हजरात, कभी ज़रा उनकी बुजुर्गी को देखिए, उनके सफ़ेद बालों को देखिए, जो सारी जिंदगी अपने इस आस में निकाल देते हैं, एक एक रुपया एक एक पाई जमा करते हैं और पाई पाई जमा करके सारी जिंदगी इस इंतजार और इस आस और इस उम्मीद में गुजार देते हैं कि हम हज करने के लिए जाएंगे। और उस बुजुर्ग के ऊपर, उस गरीब इंसान के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी सारी उम्र उसने पाई पाई जमा करके हज की दरख्वास्त जमा करवाने के लिए पैसे इकट्ठे किए होंगे। और जब आपका ये ऐलान उसके सामने आया होगा कि हुकूमत ने जो हज के अखराजात है वो महंगे कर दिए हैं, आपने तो उस इंसान की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आप रियासत मदीना के दावेदार हैं तो लिहाजा कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे मुसलमानों के अंदर सहूलत पैदा हो और खुदारा इस हवाले से कुछ गौर कीजिए। नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से हज को महंगा किया जा रहा है और गरीब बंदे की पहुंच से दूर किया जा रहा है, वहां दूसरी तरफ सऊदी नौजवान जिसका नाम फैसल शरीफ है, उसने एक बहुत ही अनोखा कारनामा अंजाम दिया है और उसने 3D टेक्नोलॉजी के जरिए और वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए से उसने एक ऐसी चीज़ तैयार की है जिसके ज़रिए से जो वर्चुअल ग्लासेस हैं, अगर कोई बंदा पहनेगा और पहनने के बाद उसको इस तरह से महसूस होगा गोया कि वो खाना काबा बैतुल्लाह हराम के अंदर खड़ा है और इसी तरह उसको इस तरह महसूस होगा गोया कि वो मस्जिद नबवी के अंदर खड़ा है। और जिस तरह दीगर जो यहाँ की ज़ियारात हैं और जो मुक़द्दस मकामात हैं और जो मशाइर हैं उसको इस तरह से महसूस होगा कि जैसे वो वहाँ पर मौजूद है। और ये 3D वर्चुअल टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो उस जगह को बाकायदा तौर पर फील कर सकेगा और वो देख अपने आगे पीछे दाएँ बाएँ उसकी डेप्थ हर चीज़ को वहाँ पर बहुत ही आसानी से देख सकेगा। ये कारनामा सर अंजाम दिया है सऊदी शहरी ने जो इसका नाम फैसल शरीफ है और उसका यही कहना है कि ये मैंने खुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि जो लोग बहुत गरीब हैं, जो अफ्रीका के ममालिक में रहते हैं, जो दीगर देहात के अंदर बहुत ही पसमानदा जगहों में रहते हैं, जो लोग नहीं आ सकते ताकि वो इस चीज़ को, उनके दिलों के अंदर मोहब्बत है, वो देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख पाते, तो मैंने उन लोगों के लिए इस चीज़ को बनाया है ताकि उसके ज़रिए से वो उस चीज़ को बाकायदा तौर पे फील कर सकें, बाकायदा तौर पे महसूस कर सकें और वो ये इसका एक्सपीरियंस कर सके। जिस हद तक अगरचे हकीकी तौर पे तो जब इंसान वहाँ पर मौजूद होता है तो तब ही कर पाता है हकीकी एक्सपीरियंस, लेकिन जिस हद तक हो सकता है उसने सहूलत देने की लोगों को कोशिश की है। पहले भी आपने देखा होगा कि जब लोग हज करके उम्रा करके वापस आते थे तो छोटी छोटी दूरबीनें हुआ करती थी जिनके अंदर सीडीज जला करती थी और बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं वो बहुत ही उनको इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होता था और सब उस चीज़ को देखते और जो ज़ियारात हैं और जो मुक़द्दस मकामात हैं उनको देखते और अपनी जो दिल की मोहब्बत है और जो उनका प्यार है वो उसको
उसका इजहार करते, तो आप ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ उनका इकदाम है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया और लोगों को सहूलत देने की कोशिश की है। तो मेरी हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि ज़रा इस नौजवान की तरफ देखिए, इस नौजवान के काम से ज़रा आप भी थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और लोगों को सहूलत देने की कोशिश कीजिए। ये हज इंसान के ऊपर पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, अगरचे ये बात अपनी जगह पर बजा है कि हज उसी के ऊपर फ़र्ज़ है जिसको जो साहिब इस्तिताअत है, लेकिन आपको क्या मालूम हो वो इंसान कि जिसके दिल के अंदर काबा को देखने का शौक है, जिसके दिल के अंदर मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने का शौक है, वो कितनी उमंगें लेके बैठा होता है, उसकी कितनी आसे उम्मीदें होती हैं, वो किस कदर तड़प रहा होता है कि मैं किसी तरीके मक्का और मदीना की ज़ियारत कर लूँ, एक नज़र उनको देख लूँ। तो गालिबन आपको उस इंसान की मोहब्बत का, उस इंसान की तड़प का एहसास नहीं है। इमरान खान साहब, नूरुल हक कादरी साहब, जनाब फवाद चौधरी साहब, आप उस बंदे की तड़प को, उस बंदे की मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप उन लोगों के लिए काम करेंगे, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी जो आपके लिए दुनिया आखिरत में काम आएगी। और अगर आपने उन मासूम, उन मुखलिस लोगों की, उन दिल से खलूस से प्यार करने वाले लोगों की आह ली, तो फिर तारीख़ मेरे ख्याल से आपके सामने हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ताकत के नशे के अंदर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये ताकत पहले ही हुकूमतों के पास भी रहा है और उससे पहले भी हमारे सामने बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर भी आए जो अपनी ताकत के नशे के अंदर चूर थे। फिर तारीख़ ने जो उनके साथ सलूक बरता है वो किसी से मख्फी नहीं है और वो आपसे भी मख्फी नहीं है। तो आप डरिए उस दिन से, डरिए उस दिन से और उन लोगों की मोहब्बत को, उन लोगों के जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए और जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सकता है उन लोगों को सहूलत देने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ नाज़रीन किराम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।